Assalamualaikum class. This is our online fifth lecture of applied physics. And in this lecture, in the last lecture, you people know we solved numerical problems, and I asked you to solve relevant exercise numerical problem. So now we have the according to CDF. The next topic was magnetic field. Okay, देखिए आप सबको बहुत बेसिक है मैग्नेटिक फील्ड. हम सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या है. इफ़ यू हैव अ चार्ज, अगर हमारे पास कोई चार्ज है उसकी सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. अगर वो चार्ज मूव कर रहा है उसकी सराउंडिंग में क्या है, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, आपने मैग्नेट देखा होगा, लैब्स में देखे होंगे, बहुत दफ़ा प्रैक्टिकल करते हुए 9th में एफएससी में आपने देखे होंगे जो बार मैग्नेट होते हैं हमारे पास. अब वो आप एक्चुअल में इसको नहीं देख सकते, लेकिन क्या है, उस बार मैग्नेट की सराउंडिंग में एक इफेक्ट होता है, एक फील्ड होती है. वो फील्ड क्या होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड होती है. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज़ द रीजन और स्पेस अराउंड एनी चार्ज. ठीक है, कोई भी चार्ज है उसके सराउंडिंग में उसकी स्पेस जो है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. मतलब कि अगर एक चार्ज है उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है, मैं वहाँ पे कोई और चार्ज ले आऊँ तो वो चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल करेगा. उसकी जो फील्ड्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी या एक दूसरे को अपोज करेंगी या सपोर्ट करेंगी. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो चार्ज के सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं. अगर आप मैग्नेट के उसमें बात करते हैं तो हमारा जो मैग्नेट होता है उसकी सराउंडिंग में तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं. ठीक है, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं. हमेशा मैग्नेट के नॉर्थ से जनरेट होती हैं, outwards from the north side, and they enter towards the south side. So मैग्नेट की नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और साउथ की तरफ चली जाती हैं. ठीक है, सपोज आप एक मैग्नेट के 3 टुकड़े कर देते हैं. आप उन तीनों पीसेस को उठा के देखेंगे, हर पीस अब एक और मैग्नेट बन चुका है. ठीक है, जो भी आपने चाहे जितना मर्जी छोटा आप पीस करें, वो सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो डाई पोल होगा. एक नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा. ठीक है, वो खुद ब खुद 2 पोल्स में डिवाइड हो जाएगा. मतलब उसके कोई भी मैग्नेट 2 पोल्स के बगैर नहीं हो सकता, एक पोल में नहीं हो सकता. उसके 2 पोल्स होना लाजमी है, नॉर्थ और साउथ. ठीक है, अगर आप देखें, दिस इज़ नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ साउथ पोल. अगर आपको ये लाइट जो लाइंस हैं नज़र आ रही हैं, क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रही हैं. और यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ पे फील्ड इफेक्ट साउथ का कम है, और यहाँ से क्या है, साउथ की तरफ जा रही हैं, इस डायरेक्शन में नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं. ठीक है, और यहाँ से भी नॉर्थ से साउथ की तरफ और साउथ से इनवर्ड आ रही हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने इनवर्ट दिखाया है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज जनरेट फ्रॉम नॉर्थ साइड एंड मूव्स टुवर्ड्स साउथ साइड. ठीक है, सपोज हमारे पास 2 मैग्नेट्स अलग अलग हैं और हम उसके नॉर्थ और साउथ को अलग अलग रखते हैं, एक दूसरे के सामने रखते हैं, तो देखें नॉर्थ से फील्ड लाइंस डायरेक्ट साउथ की तरफ जा रही हैं. ये क्या है, फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, तो नॉर्थ से साउथ ऐसे फील्ड लाइंस जा रही हैं. सपोज अगर आप 2 सेम पोल्स रखते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ रखते हैं या साउथ और साउथ रखते हैं. अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ है. ठीक है, फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, यहाँ से रिपेल हो गई. क्यों, यहाँ से भी नॉर्थ की ही निकल रही थी, तो नॉर्थ और नॉर्थ की फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही थी, और फील्ड लाइंस क्या हैं, ऐसे. ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बनाई थी, वो भी इसी तरह की फील्ड लाइंस थी. ये बिल्कुल उसी तरह से बना रखे हैं. ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी मैग्नेट इज कंसिडर्ड एज क्लोजली स्पेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अगर जो भी मैग्नेट है उसके सराउंडिंग में जो भी फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं. द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट कैन बी ट्रैक्ड विद द एड ऑफ अ कंपास एज शोन इन द फिगर बिलो. एक्चुअली क्या होता है कि हम अगर कहीं पे भी कंपास रख दें, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, कंपास की नीडल उस डायरेक्शन में मूव करती हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ओके हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से हैं.
In addition to a bar magnet, a moving charge or a current creates a magnetic field. ओके ये तो था कि आप बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे देख सकते हैं कि उसकी सराउंडिंग में ओके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, नॉर्थ से जनरेट होती हैं, साउथ की तरफ चली जाती हैं, या हम कंपास रख देते हैं मैग्नेट के साथ, तो हमें पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन से निकल के किस डायरेक्शन में जा रही हैं. ठीक है, तो अभी हम क्या कह रहे हैं, इन एडिशन टू बार मैग्नेट, कि अगर हम बार मैग्नेट को छोड़ भी दें या इन एडिशन टू दैट हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे देख सकते हैं, मूविंग चार्ज. एक अगर कोई भी चार्ज आप लोगों को याद हो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाई थी, तो उसमें भी बताया था अगर एक चार्ज स्टैटिक कंडीशन में तो उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होंगी, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड होगी. ठीक है, लेकिन अगर वही चार्ज मूव करता है तो उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी. ठीक है, वेन एवर अ चार्ज मूव्स इट हैज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज वेल. सो अ moving charge or a current creates a magnetic field in the surrounding space. इन एडिशन टू इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना ही होना है क्योंकि चार्ज है, उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना है. द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ऑन एनी अदर मूविंग चार्ज और करंट दैट इज प्रेजेंट इन द फील्ड. डेफिनेटली अगर चार्ज है उसकी सराउंडिंग वो मूव कर रहा है, उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है, उस सराउंडिंग में कोई और चार्ज आता है तो वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो. ठीक है, उसको अपनी फील्ड का इफेक्ट दिखाना ही दिखाना है. अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल. सो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल. ओके, वी हैव अ चार्ज पार्टिकल और हम उस पर मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करें. कंसीडर अ चार्ज ऑब्जेक्ट हैविंग, कोई ऑब्जेक्ट है विच इज चार्ज्ड और उस पर चार्ज क्या है, Q, is projected a uniform magnetic field of flux density B. हम क्या कह रहे हैं, एक चार्ज है और वहाँ हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन B देख रहे हैं और वो प्रोजेक्ट किया गया है. ठीक है, मूव करेगा विद वेलोसिटी V. द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज. अभी क्या है, ये डेरिवेशन हम करेंगे, हाउ वी गेट F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B. ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उस पर हमें अगर मैग्नेटिक फोर्स देखनी है तो वो क्या होती है, F इजिकल टू Q इंटू V क्रॉस B. क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको सिंप्लीफाई करें, F इजिकल टू Q V B साइन थीटा एन ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास यूनिट वेक्टर है दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस कंटेनिंग V एंड B. V और B की जो सरफेस है उस पे परपेंडिकुलर है, ये हमारा नॉर्मल यूनिट वेक्टर. ठीक है, here n is the unit vector that is perpendicular to the plane of V and B. ये बात आप बहुत पहले भी पढ़ के आए होंगे FSC फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में. and is used to describe the direction of magnetic force on the charged object. क्योंकि ये है हमारे पास F is equal to Q into V cross B. whatever the resultant of Q, V cross B is, that is for force. सो V क्रॉस B पे जो नॉर्मल वेक्टर हमने n देखा है यूनिट वेक्टर, वो डायरेक्शन बताएगा इस मैग्नेटिक फोर्स की. ठीक है, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 that the maximum magnetic force will act on the charged object when it will be projected perpendicular to the magnetic field. अगर आप इक्वेशन 1 को देखें तो देखिए यह V Q V B साइन थीटा, मतलब कि V जिस वेलोसिटी में चार्ज मूव करता है और जिस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उन दोनों के दरमियान 90 का एंगल होता है, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा है और साइन थीटा मैक्सिमम तब होता है जब वो परपेंडिकुलर हो, 90 का एंगल हो. तो क्या है कि हमारी मैक्सिमम फोर्स कब आएगी, जब हमारे पास ये परपेंडिकुलर होगी उसकी वेलोसिटी की प्रोजेक्शन और मैग्नेटिक फोर्स. द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट विल बी, बिल्कुल जब साइन 90 होगा तो वो 1 हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा F इज इक्वल टू Q V B. और अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी हो तो B इज इक्वल टू F ओवर Q V. सो दिस वॉज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल. हम B फाइंड कर चुके हैं. दिस B इज ऑल्सो कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन विच कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है मूविंग परपेंडिकुलर. हमने परपेंडिकुलर कहा था, साइन 91 किया था, तो मैक्सिमम फोर्स F आई थी जिसे हमने B को डिराइव किया था, और उसी B को हम बता रहे हैं कि द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर
to the magnetic field with in uniform velocity. Okay, the SI unit of magnetic field induction B is Tesla, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। तो 1 टेस्ला क्या होता है हमारे पास, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। पहले हमारे पास क्या था, सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल की हम बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर कोई है। सपोज ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, बॉल पेन ले लें, आप कोई भी उसको कंडक्टर समझें, मीन्स के उसमें से करंट पास कर रहा है, पास कर सकता है, दैट इज़ कंडक्टर। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी। ओके, अब ये कोई कंडक्टर है, इसमें देखें ये एक पॉजिटिव चार्ज है, हम एक पॉजिटिव चार्ज को दिखा रहे हैं, ये इस रेड वाली एरो की डायरेक्शन में विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी मूव कर रहे हैं, ठीक है। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी के साथ चार्ज मूव कर रहा है, और इसकी ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। क्योंकि देखें ये क्रॉस का मतलब होता है, अगर आपको याद हो, हम मैग्नेटिक फोर्स को दो उनसे शो कराते हैं, डॉट लगा के इफ़ दैट इज़ इनवर्ड, एंड क्रॉस लगा के इफ़ दैट इज़ आउटवर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी आउटवर्ड है, वी डी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों की प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारे पास क्या है, उस प्लेन पे मैग्नेटिक फोर्स होगी इस डायरेक्शन में। ओके, so this is magnetic force which is perpendicular to the surface, this V, and that surface which is containing VD and B. Okay, okay, now consider a current carrying wire of length L, total length एक वायर है करंट जिसमें से गुजर रहा है, और लेंथ उसकी कैपिटल एल है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, मैं पहले बता चुकी हूँ, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी। एक बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ पे कितनी है, बी, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म है। उसकी प्रेजेंस में हमने, उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हमने क्या किया है, एक कंडक्टर, एक करंट कैरिंग वायर, एक कुछ भी आप कह लें, उसको हमने प्लेस किया है। Now if n is the number of free charges per unit volume of a conductor, each having charge E, कहते हैं कि n हमारे पास क्या है, number of charges per unit volume of a conductor, then the total charge flow through the wire is NALV, ठीक है। तो n क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, E क्या है, एक चार्ज के लिए, A is the area, L is the length, so area into length is the volume। एक चार्ज के लिए हमारे पास होता है ALE। अब टोटल हमें चार्ज देखने हैं, जितने भी n उसमें नंबर ऑफ फ्री चार्जेस हैं, तो दिस चार्ज विल बी इक्वल टू NALE। ओके, और हमने क्या कहा था, यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD के साथ मूव कर रहे हैं, ये हमने शो कराया है, ठीक है। और कितना मूव कर रहे हैं इस टोटल लेंथ L में, ठीक है, कितने टाइम में मूव कर रहे हैं, हम सपोज कह देते हैं t सेकेंड में। सो suppose the charges are moving with drift velocity vd and cover lengths, मतलब वो डिस्टेंस कितना कवर करते हैं, कैपिटल L in t seconds, then S इज इक्वल टू, अगर आपको ये देख ये फॉर्मूला याद हो, S इज इक्वल टू VT एंड T इज इक्वल टू S ओवर V, ये हम वहाँ से उठा के लाए हैं। सो T इज इक्वल टू S ओवर V होता है, S मतलब डिस्टेंस, तो यहाँ पे चार्ज कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, जितनी कंडक्टर की लेंथ है। सो L ओवर वेलोसिटी उसकी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, T इज इक्वल टू L ओवर VD। नाउ इफ करंट I इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, देन I इज इक्वल टू, डेफिनेटली चार्ज मूव कर रहा है उसमें कंडक्टर में से, तो करंट तो फ्लो करेगा। सो I इज इक्वल टू Q ओवर T। अब देखें Q हम टोटल चार्ज, टोटल जो n नंबर ऑफ फ्री चार्जेस थे पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, वो हम फाइंड कर चुके थे पहले, कहाँ, यहाँ पे NALE, और T टाइम हमारे पास क्या है, L ओवर VD। ओके, अब ये क्या है, L हमारा L से कैंसिल हो जाएगा, VD ऊपर चला जाएगा, सो वी विल हैव NAE VD। ओके, सो करंट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू NAE इंटू VD। अगर हम यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना चाहें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, VD इज इक्वल टू सो I ओवर NAE। ये डेरिवेशन आप साथ साथ लाजमी करिएगा, कॉपी पेंसिल लेके सॉल्व करिएगा बल्कि। ओके, नाउ फोर्स ऑन वन चार्ज इज इक्वल टू EVB,
ये हम असल में निकालते हैं वहाँ से Q इंटू वी क्रॉस बी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, मैक्सिमम होती है क्यू वी बी, उस Q को हमने इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस करके ई वी बी कह दिया, ठीक है। ये है एक चार्ज के लिए। अगर चार्ज हमारे पास हो n इंटू ए एल, ए is the area, L is the length, so this is volume AL, and N is total number of charges through passing through that conductor. So force on NaL charges is equal to NaL into वो force जो हमारे single charge के लिए F dash. So NaL और F dash हमारे पास है EVB. Okay, now this V is again the drift velocity. So NaLe और वी डी की जगह पे हम जो आई ओवर एन ए ई फाइंड कर चुके हैं वो पुट कर दें इंटू बी। ओके, सो दिस इज इक्वल टू एन, हमारा एन से कैंसिल, ए से कैंसिल, ई से कैंसिल, दिस आई, दिस एल एंड दिस बी। सो एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल बी। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। सो दिस इज द expression to find the magnetic force on a current carrying conductor। पता कैसे चलता है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए या किसी चार्ज के लिए है। देखिए यहाँ पे हमने लेंथ एल, ये एक लेंथ एल शो करा रहा है, मतलब कि किसी लेंथ है तो डेफिनेटली किसी कंडक्टर की होगी, एक चार्ज की तो लेंथ नहीं होती, ठीक है। तो उस कंडक्टर में से जब करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है, तो दिस एक्सप्रेशन इज फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर और ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, नाउ द डायरेक्शन, चूँकि हम एक्सप्रेशन फाइंड कर चुके हैं एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी और एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, तो एफ की डायरेक्शन क्या है, अगेन परपेंडिकुलर होगी एल और बी की, बिकॉज द एक्सप्रेशन इज आई इंटू एल क्रॉस बी। सो एल और बी प्लेन बना, एक प्लेन है, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, उन पे जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल, उनके परपेंडिकुलर में जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब क्या था, अभी हमने कंडक्टर या वायर ली थी, सपोज हम कोई ऐसी चीज़ लेते हैं वायर जो स्ट्रेट ही नहीं है या कंडक्टर स्ट्रेट नहीं है, इफ़ द वायर इज़ नॉट स्ट्रेट और फील्ड इज़ नॉट यूनिफॉर्म देन वी डिवाइड। आपको पता है हम यूनिफॉर्म चीज़ के लिए इजीली डील कर सकते हैं, तो हम यूनिफॉर्म उसको पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, इस तरह कुछ करते हैं। देन वी डिवाइड द वायर इंटू स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ लेंथ डी एस। अब देखें जो हमारी वायर है हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं थी, बल्कि वो इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है, दैट वॉज नॉट यूनिफॉर्म। हम क्या करेंगे, हम इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेंगे, इतने छोटे कि वो यूनिफॉर्म लेंथ लगे, फिर हम एक छोटे के लिए कैलकुलेट करेंगे और उसको कैलकुलेट करके इंटीग्रेट कर देंगे तो वो पूरे वायर के लिए आ जाएगा। देन द फोर्स ऑन ईच सेगमेंट इज रिटन एज डी, डिफरेंशियल पार्ट है ना, छोटा सा एक पार्ट ले रहे हैं हम, चूँकि हम छोटे पीसेस में डिवाइड कर चुके हैं। डी एफ इजिकल टू, actually it was f is equal to I into L cross B, so this f is df is equal to I into L cross B। L हमारे पास क्या है, सेगमेंट कर लिए हमने छोटे छोटे ऑफ लेंथ ds क्रॉस B, B तो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है जो कि, ठीक है। तो देन द फोर्स ऑन होल वायर, टोटल वायर की जो फोर्स होगी वो कैसे हम लेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग ओवर द लेंथ L, टोटल लेंथ के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो f इज इक्वल टू इंटेग्रल df which is equal to integral I into ds cross B. So by integrating this we will have the total force for this non-uniform length of the non-uniform wire, ठीक है। So this is for non-uniform wire, and what we get before, sorry, and this is for uniform current carrying wire or current carrying conductor. So this was all about magnetic force on a current carrying wire, whether it's uniform or whether it's not uniform.